Hello friends, we are going to start the chemistry chapter, that is solution. ओके, ये 12th क्लास का चैप्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो सॉल्यूशन, एज वी नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? हमने सब सुना होगा कि सॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है. जब भी हम सॉल्यूशन माइंड में सोचते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ही एक वर्ड आता है, दैट मे बी अ लिक्विड. लिक्विड का ही सॉल्यूशन होगा. बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट नोट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली अ लिक्विड, बट हियर इट इज गैसेस सॉल्यूशन आल्सो एंड सॉलिड सॉल्यूशन आल्सो. ठीक है, यहाँ पे गैसी सॉल्यूशन भी होता है और सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है. तो सॉल्यूशन बनता किससे है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिला के. तो जनरल हम बात करें, हमने घर में बहुत से सॉल्यूशंस देखे होंगे. हम केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री एक आपकी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमारी डेली नीड्स के साथ चलती रहती है. तो सॉल्यूट जो है दैट इज ऑलवेज इन अ लेसर अमाउंट. जो थोड़े अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, और जो मोर अमाउंट में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे. पहले हमें ये पता होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम बात करते हैं, हमने कभी शुगर सॉल्यूशन हम सब ने घर में बनाया होता है. शुगर सॉल्यूशन हम सब घर में बनाते हैं. तो हम क्या करते हैं? पहले शुगर ऐड करते हैं किसमें? पानी में या किसी अदर लिक्विड में. शुगर हमने ऐड करी तो शुगर जो होती है वो लेस अमाउंट में होती है, पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है. या कोई स्क्वैश है, कोई आपका जूस है अनदर, उसमें अगर हमने शुगर ऐड करी तब भी वो हमारा लेस अमाउंट में ही रहेगा. तो ये हमारा क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में जो हम मेन स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी स्टडी करेंगे. किसकी? गैसेस की, सॉलिड की, इन इन अदर सॉल्वेंट्स. उनकी कैसे अमाउंट ऑफ स्टडीज जो होगी बनती है, कैसा घुलता है, कैसा है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर के टॉपिक की, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. तो गैसेस जो होती हैं, वी नो दैट हम सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं. तो ये सब जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, इस सब में क्या होती है? गैस होती है. अब हमें पता है इसमें कौन सी गैस होती है. वी नो दैट हम सब ने क्या किया होगा? कोल्ड ड्रिंक सब ने पी होगी. तो कोल्ड ड्रिंक में जो हम गैस देखते हैं दैट इज CO2. CO2 गैस होती है उसके बीच में. ओके. तो कोल्ड ड्रिंक हम सब ने ली होती है. तो कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें क्या होता है? CO2 जो गैस जो है वो डिसॉल्व होती है. कौन सी गैस डिसॉल्व होती है उसके बीच में? CO2 गैस डिसॉल्व होती है. हमें पता है जो प्लेन वाटर है उसमें भी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस जो हैं वो सॉल्युबल होती है. बहुत सी गैसेस जो हैं वो भी आपकी सॉल्युबल होती है, क्योंकि हमें पता है एक्वेटिक लाइफ होती है. एक्वेटिक लाइफ है. जो फिश वगैरह है वो भी तो गैसेस लेती है. तो वो गैसेस कहाँ से लेती है? वी नो दैट दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर. तो अब ये जो गैसेस हैं दैट इज प्रेजेंट इन अ वाटर विल डिपेंड अपॉन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स. अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इसके बीच में, जिस पे ये गैसेस जो है वो आपकी डिसॉल्व होती है. लेट्स सी दैट. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस. मतलब कौन सा हमने सोल्यूट लिया है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, और प्रेशर कितना है. अब हमें पता है, वी नो दैट कि solubility of different gases in the same solvent varies considerably. जो अलग अलग गैसेस होती हैं, इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग गैसेस हैं उनकी जो एक सॉल्वेंट में ही जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी कर जाती है. तो जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एक्सेट्रा डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट. ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट में घुलती हैं
और जो गैसेज़ हैं आपकी अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइन एक्सेट्रा आर हाईली सॉल्युबल। ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबलाइज़ हो जाती है किसके बीच में? पानी के बीच में। और ये सब जो है ये आपका ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर और प्रेशर से। अब व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा? तो जनरली जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है क्यों? ऐसा क्यों होगा कि गैस की सॉल्युबिलिटी राइज़ इन टेम्परेचर से डिक्रीज़ होगी? क्योंकि गैसेज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हाट विल हैपन कि आप देखो, अगर मैंने टेम्परेचर राइज़ कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये जो वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट है जिसमें हमने गैसेज़ को डिज़ोल्व किया है, तो ये जो गैसेज़ के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको कौन-सी एनर्जी मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल दूर-दूर, दूर-दूर भागना शुरू हो जाएँगे और इसकी सॉल्युबिलिटी जो इसके अंदर थी, सॉल्वेंट के अंदर थी, वो क्या हो जाएगी? धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, दिस इज़ बिकॉज़ इन जनरल गैस डिज़ॉल्व इन अ लिक्विड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। और ये कौन सा रिएक्शन होता है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है और जब हीट इवॉल्व होगी और हम ऊपर से और टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे-धीरे उसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। तो गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं और हीट यहाँ से इवॉल्व होती है। तो हम इसे बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, गैस की सॉल्युबिलिटी धीरे-धीरे क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है स्लाइटली विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस है, ठीक है? एंड हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेज़। हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो इनर्ट गैसेज़ हैं। हाइड्रोजन और ये जो इनर्ट गैसेज़ हैं हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड this is and inert gases whose solubility increase slightly with increase in temperature in non aqueous solvent। अब हमने यहाँ पे aqueous की बात, नॉन aqueous पानी की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन। ये एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज होगी राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि वी नो दैट इनर्ट गैसेज आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। इसलिए ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो होते हैं, नॉन एक्वस मीन पानी को छोड़ के जो सॉल्वेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन्स, इनमें जब हम इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके बीच में क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर कर लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ता होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। प्रेशर डायरेक्ट सॉल्युबलाइज होता है किसमें? गैसेस की सॉल्युबिलिटी में डायरेक्ट सॉल्युबल होते हैं इसमें प्रेशर से। कैसे? देखो, अब ये पिस्टन है, जैसे इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? कोई सॉल्वेंट है, उसके बीच में हम ये डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको डिसॉल्व करवा रहे हैं। तो जैसे ही हमने वेट 1 रखा था यहाँ पे, ये वाला वेट रखा था, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम कंप्रेस थी, कम प्रेशर था। जैसे ही हमने इस पिस्टन को नीचे और एक और वेट रख दिया, तो ये मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए और इन मॉलिक्यूल के नज़दीक आने की वजह से इसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई। सो इंक्रीज इन प्रेशर कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। दैट मीन्स प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसी पे आगे आपका कॉन्सेप्ट आता है हेनरीज लॉ। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है हमने टेम्परेचर को नहीं छेड़ना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। जितनी कितनी गैस जो है, कितना मास जो है, एक कांस्टेंट प्रेशर में आपके कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिसॉल्व होगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर कि हमने कितना प्रेशर जो है वो इसमें लगाया है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो m इज इक्वल टू के पी विच इज इक्वल टू के क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है।
ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ के डिपेंड ऑन अ नेचर ऑफ गैस, किस पे डिपेंड करता है, ये जो के है ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। इस सब पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू क्या आएगी, ये सब इस पे आपके डिपेंड करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन, अब मॉलिक्यूल में तो जाना ही है ना, अंदर डिसॉल्व होना है, तो हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो कितने मोल डिसॉल्व होंगे, क्या होंगे, दैट डिपेंड अपॉन, if the we use mole fraction, that is x of gas in the solution as a measure of solubility, then the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस, हमने कितना पार्शियल प्रेशर लगाया है उसके ऊपर। ओके, फिर मोल फ्रैक्शन इज के डैश पी, देन पार्शियल प्रेशर इज 1/k डैश इंटू एक्स, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इज के एच, के एच क्या है यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और यूनिट है इसकी बार, क्या यूनिट है इसकी, बार है। अब हम ग्राफिकली देखेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस इन टोर, ये लिया है हमने। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका पार्शियल प्रेशर किसके, पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन पे। जब हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो भी इसकी वैल्यूज़ की रेशो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमें जो ये आपका जितना हम पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उतनी ही गैस की डिसोल्यूशन जो थी वो इसमें हो रही थी साइक्लोहेक्सेन में। तो फ्रॉम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, स्लोप ऑफ द ग्राफ्स gives us Henry constant and different gases had different KH value at the same temperature। हर एक गैस की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो इसमें लेट्स चेक दिस कि नोट व्हेन मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन अ कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट, बहुत सारी गैसेस डाल देते हैं, तब क्या होगा, गैस डिसॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स ऑन पार्शियल प्रेशर, गैस का हर एक का अपना पार्शियल प्रेशर होगा और अपने ही अकॉर्डिंगली वो डिसॉल्व होगी। देयरफॉर हेनरी लॉ इज अप्लाइड टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर। दूसरी गैसेस का उसमें कोई लेना देना नहीं है, हर एक गैस अपने बिहाफ पे जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतने उस पे वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी। नाउ लुक एट दिस टेबल, हीलियम 293 पे इसका के एच इतना है, हाइड्रोजन का 293 पे 969.16 है, नाइट्रोजन का 293 पे 76.48 हेनरी कांस्टेंट है। नाइट्रोजन का ही जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 293 पे इतना था, और जब हमने ऑक्सीजन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसका हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने देखी है, x इज इक्वल टू 1/kh इंटू पी। दैट मीन्स अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है ना, तो हेनरी कांस्टेंट के बढ़ने की वजह से जो इक्वेशन बोल रही है ये बोल रही है कि हमारी मोल फ्रैक्शन जो है वो इसमें डिक्रीज हो रही है। एंड द वैल्यू फ्रॉम द टेबल क्लियर दैट KH वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट solubility of gas is decrease, solubility of gas क्या हो रही है, डिक्रीज with increase in temperature। this is a reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than the warm water। गर्म पानी के बजाय जो आपकी कोल्ड वाटर होती हैं उसमें एक्वेटिक स्पीशीज जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। नाउ लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, वैलिड इफ, हेनरी लॉ तभी वैलिड है, प्रेशर इज लो एट हाई प्रेशर द लॉ बिकम लेस एक्यूरेट एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शो कंसीडरेबल डेविएशन करना स्टार्ट कर देता है। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस ज़्यादा सॉल्युबल भी नहीं होनी चाहिए। द गैस नीदर रिएक्ट केमिकली
विथ सॉल्वेंट और नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट में डिसोसिएट और एसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशन है, अगर ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये तभी वैलिड होता है जब ये सिचुएशन होगी, तभी हेनरी लॉ जो है वो वैलिड होगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कहाँ यूज होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ in a production of carbonated beverages to increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water, beer, champagne. The bottle are sealed with high pressure. When bottle is opened under normal atmospheric conditions, the pressure inside bottle falls to atmospheric pressure and excess of CO2 bubble out and solution causing the effervescence. तो जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस हैं, मैंने अभी बात करी CO2 में हम डिज़ोल्व करते हैं, तो जो भी हमारी कार्बोनेटेड बिवरेजेस होती हैं वो अंडर प्रेशर रखी जाती हैं। जैसे ही हम उसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो एफरवेसेंस के साथ CO2 बाहर आना शुरू हो जाती है। अब है इन डीप सी डाइविंग, दैट इज स्कूबा डाइविंग। अब क्या होता है, डीप सी डाइवर्स क्या होते हैं, वो कंप्रेस्ड एयर जो होती है सिलेंडर में डाली हुई उस पर डिपेंड करते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए। जब वो डाउन द सी जाते हैं तो जो कंप्रेस्ड एयर में नाइट्रोजन होती है इन एडिशन टू ऑक्सीजन, विच आर नॉट वेरी सॉल्युबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होती इतनी सॉल्युबल, लेकिन जब वो डेप्थ में जाते हैं, डाइवर ब्रीथ करते हैं, तो कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई जो ओवर टैंक से हमारे पास आती है, तो जो नाइट्रोजन डिज़ोल्व होती है वो हमारे ब्लड में मोर प्रेशर पे ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से व्हेन द डाइवर कम्स टूवर्ड्स अपवर्ड, जब वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो द प्रेशर डिक्रीज, नाइट्रोजन कम आउट, वो बॉडी से बाहर आना शुरू होती है, और जिसकी वजह से हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। और ये जो बबल हैं ये हमारी ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और हमारी नर्व इम्पल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ही हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती हैं और हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स, क्या बोलते हैं, बेंड्स। लेट मी एक्सप्लेन इट सेपरेटली टू यू। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू बेंड्स। ओके, मैं बेंड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत आता भी है। ओके, व्हाट विल हैपन, डाइवर्स, डाइवर्स जब जाते हैं तो वो टैंक से क्या लेते हैं, एयर उसमें ही होती है, ब्रीदिंग वहीं से ही होगी। देन व्हाट विल हैपन, हम जब एटमॉस्फेयर में होते हैं तो नाइट्रोजन भी डिजॉल्व है, वी नो दैट इन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 75% नाइट्रोजन ही है। तो टैंक में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस डाली जाती हैं, ताकि हम जब ब्रीथ करें उस टैंक की एयर से तो हमें ऐसा लगे कि हम नॉर्मल एयर ही ब्रीथ कर रहे हैं। जब डाइवर्स, नॉर्मली ये हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन जब डाइवर्स जो हैं वो डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। वी नो दैट हम पानी के अंदर हैं, हमें पानी का प्रेशर भी तो फील करना पड़ेगा। प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से जब वो ब्रीथ करते हैं देन व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन के साथ उनके साथ नाइट्रोजन भी जाती है, और ये जो नाइट्रोजन होती है इट इज़ मोर soluble in our blood, more soluble in our blood under हाई प्रेशर। ओके, तो इस प्रेशर की वजह से व्हाट विल हैपन, ऐसे तो नॉर्मली चल रहा है, हमारे ब्लड में है, लेकिन जैसे ही अब डाइवर ऊपर को आ रहा है, डाइवर ऊपर को आ रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जब वो पहुँच रहे हैं, जो वो ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर आते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो ब्लड से फटाफट बाहर आने की कोशिश करेगी। जो हमारी रेस्पिरेशन होती है लंग्स के थ्रू, जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन आने की कोशिश करेगी हमारी कैपिलरीज से, और वहाँ कैपिलरी फटाफट आने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन बबल्स की वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रोक आ सकता है, नर्व इम्पल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और इस वजह से जो हमें प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स, क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारा
टैंक होता है, उस टैंक पे इनर्ट गैसेस डाली जाती हैं, हीलियम। इसको डालना शुरू किया गया, इनर्ट गैस हीलियम को, जो हमारी लेस रिएक्टिव होगी, ताकि हमारी बॉडी से बेंड जो है वो क्या करवाए जा सके, प्रिवेंट करवाए जा सके, बेंड्स जो हैं वो क्या करवाए जा सके, प्रिवेंट करवा सके। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, विच आर पेनफुल डेंजरस फॉर लाइफ, टू अवॉइड दिस कंडीशन मोस्ट प्रोफेशनल डाइवर डेज यूज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, समटाइम ये MCQ में आ जाता है। तो अबाउट 11.7% of helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. Because of lower solubility of helium in the blood, nitrogen, or because small size of helium atom than nitrogen, they can pass through cell wall without damaging them, इसलिए वो हमें डैमेज नहीं करती। The excess of oxygen dissolved in blood is used in metabolism and does not cause condition like a bend. अब हाई एल्टीट्यूड पे मॉर्निंग सिकनेस होती है, कैसे होती है हाई एल्टीट्यूड पे सिकनेस कैसा होता है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट अ ग्राउंड लेवल से कम होता है। दिस रिजल्ट इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड and tissues of people living at a high altitude or climber. The low blood oxygen cause climber to become weak and unable to think clearly, known as एनॉक्सिया। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ग्राउंड लेवल से, तो ये टिश्यूज़ को वहाँ पे पहुँच नहीं पाती। जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें फास्ट फास्ट सांस लेनी पड़ती है, तो लो ब्लड ऑक्सीजन क्या करती है, वीक कर देती है और हमें सोचने की कंडीशंस पे प्रॉब्लम कर देती है। उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। In the function of lungs, to minimize the painful effect of deep sea divers during decompression, oxygen diluted with less soluble helium gas is used for breathing. As I told you कि helium gas जो है वो आपकी इसमें यूज़ करी जाती है, ताकि जो डिसोल्यूशन है वो आपका प्रॉपर हो सके, कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। Okay, this is all about Henry law and its application, and important questions are bent and its application कहाँ पे use होता है Henry's law, and question is also there, that is why aquatic species are more comfortable in um, cold water as compared to warm water. These are the various type of question जो हमारे CBSE के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको अगले वीडियो मिलेगा। थैंक यू।